इलेक्ट्रोस्टैटिक के लेक्चर नंबर 4 में हम आज कंटिन्यू करेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसी सरफेस के क्वेश्चन से। लास्ट टर्न पे आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था या न्यूमेरिकल्स करे थे लीनियर चार्ज डेंसिटी पर बेस्ड, ठीक है ना। और आज की क्लास में, आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी बेस्ड क्वेश्चन पर। कहने का मतलब देखो यहाँ पर क्या है कि आप जो है, मैंने ये बताया था कि हमारे पास जो सिग्मा, मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ दोबारा, जो सिग्मा होता है वो डी क्यू बाय डी ए होता है फॉर नॉन यूनिफॉर्म एंड क्यू अपॉन ए सिंपली होता है फॉर यूनिफॉर्म। ये मैं लिखवा चुका हूँ इसलिए ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। मैं चाहो तो लिख दो क्यू अपॉन ए, किसके लिए? यूनिफॉर्म के लिए। अब एक क्वेश्चन समझते हैं, नॉन यूनिफॉर्म का ही सवाल करते हैं। यूनिफॉर्म का उतना खास सवाल नहीं बन पाएगा यहाँ पे, क्योंकि सिंपल करना क्या होगा, सिग्मा दे रखा होगा, एरिया से मल्टीप्लाई करना होगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि इफ सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर a disk of radius r is sigma is equals to sigma naught r by capital R, ठीक है ना। इस तरीके से where sigma naught is a constant, where sigma naught is a constant, calculate total charge on disk। ठीक, अब समझिए कहने का मतलब यहां पर क्या है कि भाई अगर आप एक डिस्क को देखें, एक रेडियस कैपिटल आर की डिस्क है जिस पर हमने इस तरीके से सिग्मा इज इक्वल्स टू सिग्मा नॉट आर अपॉन कैपिटल आर से चार्जिंग दी हुई है, ठीक है भाई। मुझे पता है कि नॉन यूनिफॉर्म है तो सिग्मा होगा डी क्यू बाय डी ए, डी क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा डी ए, इंटीग्रेट करेंगे, ये हो गया। चाहो तो पूरा चार्ज कैपिटल क्यू लिख दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा डी ए, और इसको तुम लिख सकते हो, इसको तुम लिख सकते हो सिग्मा नॉट आर बाई कैपिटल आर इनटू डी ए। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब यहां पर क्या होगा कि सिग्मा नॉट आर बाई कैपिटल आर इनटू डी ए लिख सकते हैं। अब एक मेन बात समझो, कहने का मतलब यहां पर ये है कि भाई वेरी कर रही है सिग्मा स्मॉल आर के साथ, इंटीग्रेट करना पड़ रहा है डीए के साथ, तो ऐसा इंटीग्रल फिर से डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। कुछ शिफ्टिंग, कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तब ये चीज इस तरीके से हो पाएगी। बात समझ में आ रही है? ये कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये चीज वेरी कर रही है स्मॉल आर के रेस्पेक्ट में, इंटीग्रेट करना है डीए के रेस्पेक्ट में। ऐसा करने के लिए डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं लगा सकते, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, कुछ कुछ तरीके से डीए को आर के टर्म में या आर को ए के टर्म में लिखना पड़ेगा। बात समझ में? तो यहाँ पे करते क्या है, देखो दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप यहाँ पर डीए निकालो मैथमेटिकली, कैसे कि आपने एक जनरल एरिया माना पाई आर स्क्वायर, किसी रेडियस आर पर, किसी रेडियस आर पर आर तक का एक जनरल एरिया निकाला ए पाई आर स्क्वायर। आर तो वेरी कर रहा है ना, मैंने इसको स्मॉल आर से डिफरेंशिएट कर दिया, तो क्या लिख सकता हूं डी ए बाई डी आर टू पाई आर। ये तो होगा भाई, पावर आ जाती है मल्टीपल में और पावर में -1, और आप कह सकते हो कि डी ए आ गया 2 पाई आर डी आर। हमारे पास जो डी आया वो आया 2 पाई आर डी आर। अब देखो,
अब हमारे पास जो डी है वो आर के टर्म्स में आ चुका है और मैं उसको यहाँ पर रखूँ तो साथ में इंटीग्रेट करना पॉसिबल, मतलब Q इज इक्वल्स टू सिग्मा नॉट आर अपॉन कैपिटल आर 2 पाई आर डी आर। अब देखो जो कांस्टेंट है वो एक तरफ ले आओ, सिग्मा नॉट 2 पाई अपॉन आर, इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी आर, और लिमिट कहां से कहां तक रखेंगे, 0 से कैपिटल आर तक। अब खुद देखो इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी आर क्या होता है, एक्स एन डी एक्स, एक्स एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1, मतलब ये हो गया 2 पाई आर इंटू सिग्मा नॉट आर क्यूब बाय 3, लिमिट रखेंगे 0 से कैपिटल आर, और फाइनल चार्ज की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई बाय 3 सिग्मा नॉट आर स्क्वायर। समझ में आया भाई? इस तरीके से ये हमारा है फाइनल चार्ज जो इस पूरी डिस्क के ऊपर होगा। अब देखो सिमिलर क्वेश्चन वॉल्यूमेट्रिक के साथ भी हो सकता है, पर वो चीज हम आगे जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे करेंगे, ठीक है ना। नॉर्मली चार्जिंग के टाइप का सवाल अगर हमारे पास होता है स्फीयर के लिए या 3D बॉडीज के लिए, तो वो आगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे तो वहीं पे उसको पढ़ेंगे, अभी उसे हम यहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर रहे। अब देखो अभी तक हमने ऐसा मान लो कि एक तरीके से चार्जेस के बारे में पूरा पढ़ा है कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है, चार्ज करता कैसे है, चार्ज आता कैसे है, चार्ज रखा कैसे जाता है, ठीक है ना। अब हम चार्ज पे एक इम्पॉर्टेंट बात पढ़ने जा रहे हैं कि चार्ज फोर्सेस कैसे लगाते हैं और उनका फोर्स कैलकुलेट कैसे करा जाता है। तो बात कह सकते हो कि कुलम्स ने, हमारे पास एक साइंटिस्ट है कुलम्ब ने इस पर हमें एक बेसिक फंडामेंटल लॉ दिया है जिसके बेसिस पर हम 2 पॉइंट चार्जेस के बीच का फोर्स निकालते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच का फोर्स निकालते हैं। कुलम्स ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट पर, याद रखना है कुलम्स लॉ एक टोटली एक्सपेरिमेंटल लॉ है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद उन्होंने इस तरीके से रिजल्ट निकाला और कंक्लूजन देकर अपना लॉ दिया। हाँ ये बात सही है कि जो कुलम्स लॉ है ये एनालॉग है ग्रेविटेशनल लॉ के, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के। जो फॉर्मूला, जैसा फॉर्मूला मास के साथ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, वैसा ही कुलम्स लॉ का एनालॉग है, पर ऐसा नहीं कि वहां से कॉपी कर लिया। एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर ये कंक्लूड करा गया कि इनका फोर्स इस तरीके से वेरी करता है, ठीक। तो हमारे पास हम पढ़ रहे हैं फोर्स बिटवीन चार्जेस, या सिंपली इसे कम शुरू करेंगे हम कुलम्स लॉ से। अब देखो अगर हम कुलम्स लॉ की बात करें तो हमारे पास कुलम्स लॉ बेसिकली क्या है, कुलम्स ने बेसिकली ये बताया था कि 2 पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट। याद रखिएगा, मैं इसको डेफिनेशन में लिखवा दूं या इस तरीके से समझो कि इन 2 के लिए ही वैलिड है। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब क्या है, कुलम्स लॉ ये हमारे पास बताता है फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट। हमारे पास क्या है, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट is directly proportional to, कह सकते हो सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ, पहले मैं लिखवा देता हूं फिर एक्सप्लेन करूंगा इसको, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस इनवर्स ऑफ, कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। बात समझ में आ रही है? हमारे पास जो रिलेशन है वो 2 बातों पर बेस्ड है। कुलम्स ने एक्सप्रेशन हमें दिया किसके लिए, 2 पॉइंट चार्जेस के लिए, कि मान लीजिए आपके पास 2 पॉइंट चार्ज है Q1
और दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2, ठीक है ना। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं R। तो इन्होंने बताया कि इनके बीच में लगने वाला फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के, और वही फोर्स प्रोपोर्शनल है उनके डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है ना। तो आप इसको लिख सकते हो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, या फिर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएं तो एक कांस्टेंट आ जाएगा K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? ये जो मैंने यहाँ पे K लिखा हुआ है इसको हम कूलम्स कांस्टेंट भी कहते हैं, इसको हम यहाँ पर कूलम्स कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है ना। और SI सिस्टम में ठीक है ना, और SI सिस्टम में जो इसकी वैल्यू है ये होती है 9 × 10⁻⁹। मैं लिखवा देता हूँ। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, देखो भाई अब मैं शोर का बहुत कुछ कर नहीं सकता, आसपास लोग रहते हैं और वो बोलते भी हैं। अब समझो यहां से ध्यान से, कहने का मतलब क्या है, ये इस K को हम कूलम्स कांस्टेंट भी कहते हैं। अभी मैं इस पर और डिटेल बातें समझेंगे, पहले जो एक्सप्रेशन में आए हैं उनको समझते हैं। हमें कूलम्स ने ये बताया कि दो पॉइंट चार्जेस, अगर पॉइंट चार्जेस, बॉडी नहीं, याद रखना है, बिकॉज बॉडी में क्या हो जाता है, इंडक्शन, ये वहां पे होल्ड नहीं करेगा। पॉइंट चार्जेस हैं, R डिस्टेंस पे रखे हैं, तो उनके बीच का जो फोर्स होगा वो होगा उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और बीच के सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसी बात को हम ये भी कह देते हैं दैट कूलम्स लॉ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। कूलम्स लॉ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये बात भी कही जाती है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो K है इसे हम कूलम्स कांस्टेंट कहते हैं। और SI जो इसकी वैल्यू है, SI में इसकी वैल्यू है 9 × 10⁹। अब देखो यहां से यूनिट निकालो, फोर्स किसमें है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और चार्ज का कूलम। तो आप कह सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं CGS की, तो CGS यूनिट में तुम चाहो तो कन्वर्ट कर लो, चाहो तो इसे कन्वर्ट कर लो, नहीं तो कैलकुलेट कर लो, ये सब याद कर लो। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं इसको CGS में निकालना चाहता हूँ तो CGS में निकालने के लिए इसी यूनिट को CGS में अगर कन्वर्ट करना पड़े तो भाई आपको पता है कूलम में, अगर इसको तो स्टैट कूलम में लिखोगे तो 3 × 10⁹, एक कूलम में 3 × 10⁹, तो ये नीचे आएगा, 9 कैंसिल हो जाएगा। तो जब पावर्स अरेंज करेंगे आप तो आपको इसकी वैल्यू समझ में आएगी 1। CGS सिस्टम में K की वैल्यू होती है 1 और इसकी यूनिट क्या होगी, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ESU -2। समझ में, पहले उसको रख के देखो, समझ में आ जाएगा अपने आप क्या आ रहा है। अगर आप यहाँ पे रखेंगे ना, एग्जैक्ट यही चीज निकल कर आ जाएगी, करके देख लेना इसको, ठीक है। तो CGS में K की वैल्यू क्या होती है, 1। अब एक चीज समझो, तो हमारे पास क्या बात समझ में आई कि मेरे पास जो फोर्स है वो हमारे पास है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये क्या है, दो पॉइंट चार्जेस के बीच का फोर्स। मैं इस K की वैल्यू पे भी और डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले हम कूलम्स लॉ की प्रॉपर्टी पे डिस्कस कर लेते हैं। कूलम्स लॉ कहाँ कहाँ वैलिड है, ये फोर्सेस हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं, कैसे लगते हैं, इन सारी बातों। देखो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले फोर्स बिटवीन टू चार्जेस की या 2 पॉइंट चार्जेस की, तो इसकी मेजर प्रॉपर्टी ये है कि सबसे पहली बात कि हम कह सकते हैं इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। वही
कहने का मतलब क्या है, हमारे पास इनवर्स स्क्वायर लॉ जो है वो कौन फॉलो करता था, Gm1m2/r²। तो और यहाँ पे कौन फॉलो करता है, और यहाँ पे फॉलो करता है कूलम्ब्स लॉ, K(q1q2/r²। आई बात समझ में? कहने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, अगर आप सेम तरीके से और इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो फिर कहा जाता है कि हमारे पास फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एक्ट्स ऑन लाइन ऑफ ज्वाइनिंग। जो इनका फोर्स है ये लाइन ऑफ ज्वाइनिंग पर लगता है, मतलब या तो ये अट्रैक्ट हो रहे होंगे या तो ये रिपेल हो रहे होंगे, कैसे भी हो रहे होंगे, इसी जगह पर होंगे। मैं बना के दिखाता हूं तुम्हें। जैसे मान लो इसी के कंडीशन लिख रहा हूं, यहां पर दो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, दो पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये दो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, तो इस पॉजिटिव चार्ज पर एक फोर्स ये लगाएगा और इस पॉजिटिव पर एक फोर्स ये लगाएगा। तो कहां फोर्स लगाया गया होगा, ऐसे। मान लो ये Q1 था और ये Q2, तो ये फोर्स 1 पर लगाया है 2 ने और ये फोर्स 2 पर लगाया है 1। आई बात समझ में? सेम तरीके से अगर ये दोनों नेगेटिव भी हो जाएं तब भी नेगेटिव नेगेटिव क्या करते हैं, रिपेल। तो ये फोर्स कैसा, 1 पर 2 ने और ये फोर्स 2 पर। बात समझ में आ रही? कहने का मतलब क्या समझो कि ये हमारे पास रिपल्सिव पेयर है। अगर लाइक चार्जेस होंगे तो लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। और आपको आगे चल के ये बात याद रखनी है दैट रिपल्सिव पेयर लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के बाहर बनाया जाता है। देखो बहुत एलिमेंट्री बात कह रहा हूं, पर आगे चल के जब हम लोग सुपरपोजिशन से या कह सकते हो सवाल सॉल्व करना शुरू करेंगे वेक्टर वाले, तो ये चीज तुम्हारे वेक्टर बनाने में बहुत मदद करेगा। गलत नहीं होंगे तुम्हारे डायरेक्शंस, ठीक है ना। तो हमारे पास ये कहाँ आ गया, ये भी बाहर आ गया। तो कहने का मतलब क्या है कि इस टाइप के पेयर में हमारे पास Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। अगर Q1 और Q2 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है तो फोर्सेस हमेशा कहां बनाए जाएंगे, बाहर। एक बार सवाल पूछा गया, दो चार्जेस थे, ये नहीं बताया था कि पॉजिटिव है नेगेटिव, बस ये कहा था कि फोर्स पेयर बाहर की तरफ है तो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस क्या होगा। अगर फोर्स पेयर बाहर की तरफ बन रहा है तो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सेम तरीके से ये चार्ज पॉजिटिव, ये चार्ज नेगेटिव। मान लेते हैं दिस इज Q1, दिस इज -Q2। अब देखो मैं अभी फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा, बस बात कर रहा हूं कैसे फोर्स लगेगा। मैंने क्या बताया, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एक्ट्स ऑन लाइन ऑफ ज्वाइनिंग। तो भाई लाइन ऑफ ज्वाइनिंग तो ये रही, ठीक। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं तो फोर्स पेयर किधर आएगा, अंदर की तरफ। ये फोर्स पेयर किधर आएगा, इस तरीके से अंदर की तरफ। ये फोर्स लगाया है 1 पर 2 ने, ये फोर्स लगाया है 2 पर 1 ने। समझ में आई? और ऐसे केस में अगर तुम्हें कभी किसी जगह पे फोर्स पेयर अंदर की तरफ बना हुआ दिखाई दे, मैं नहीं लिखता ये Q1 Q2 कुछ नहीं, बस दो फोर्स बना देता, तो आप क्या बोल देते, इसका मतलब Q1 और Q2 का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 0 है। हमारे पास Q1 Q2 का प्रोडक्ट लेस देन 0। बात समझ में आ रही है भाई? ये कहने का मतलब क्या है, इजी टॉपिक है बट आपको इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का पोर्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये दो चैप्टर मिला के एक चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कंबाइन। तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि शीट के हिसाब से सेकंड चैप्टर कब शुरू हुआ है, ठीक है, तो तुम शीट कर पाओगे। बट मेन चीज क्या है कि हम ऐसा मान लो कंटिन्यूएशन में दो चैप्टर पढ़ रहे हैं, यहाँ पे चीजें लिंक हैं, दो चैप्टर एक साथ चल रहे हैं इस नाम से। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं नीट के हिसाब से बात करूं तो नीट के हिसाब से 12th के पोर्शन में एक बड़ा पोर्शन इससे आता है, मतलब 2, 3, 4 क्वेश्चन तक आपको इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तक के टॉपिक से मिल सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है ये बहुत, ठीक है। अब देखो कहने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे पास ये चीज है ओवरऑल कि फोर्सेस किस तरीके से लगते हैं। कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं जो हम अभी यहाँ पे समझेंगे, ठीक। और उन प्रॉपर्टीज को समझने के लिए हम यहाँ पर जाते हैं इस कूलम्ब्स कांस्टेंट K के पास। या कूलम्ब कांस्टेंट K से पहले एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं इसी
लॉजिक पर बेस्ड। जैसे सवाल आ जाएगा इस तरीके से, ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है। सवाल आएगा नेचर ऑफ Q1 Q2 Q3। आपको ऐसे फोर्स पेयर बना के दे दिए, कोई नेगेटिव कोई पॉजिटिव बनाकर नहीं दिखाया। अब वो आपसे पूछ रहा है कि नेचर ऑफ Q1 Q2 Q3 क्या हो सकता है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कौन है इसमें, कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, ये बात पहचाननी है। बहुत आसान सवाल है। देखो किसी एक से शुरू करता हूँ। मान लेते हैं कि आपने Q2 Q3 पॉजिटिव मान लिए, एज्यूम कर लेते हैं, मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ कि Q2 Q3 पॉजिटिव है। अगर मैं इसको पॉजिटिव मान लूँ और इसको पॉजिटिव मान लूँ, बिकॉज ये जो पेयर बना है रिपल्सिव है, तो दोनों को सेम होना चाहिए, दोनों को सेम होना चाहिए। तो ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। यहाँ पे जो पेयर बन रहा है अट्रैक्टिव पेयर है, मतलब अगर ये पॉजिटिव मान लिया है तो ये कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि भाई माइनस प्लस प्लस, और दूसरी पॉसिबिलिटी है प्लस माइनस माइनस। कि भाई मान लो मैं इसको पॉजिटिव मान लूं, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो जाएंगे। सिंपल सवाल है, मुश्किल नहीं है, बट आना चाहिए भाई, हो सकता है सवाल इस टाइप का, ठीक है ना। तो इस टाइप के सवाल फोर्स पेयर पर बेस्ड हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं और प्रॉपर्टीज की कूलम्ब्स लॉ पर जो होती हैं। देखिए समझो, फिर से आते हैं। कूलम कांस्टेंट के। अब देखो हमारे पास जो कूलम कांस्टेंट के है, ये कूलम कांस्टेंट के हमें पता था कि वैसे तो 9 × 10⁹ होता है। इस के की वैल्यू 1/4πε0। हम अभी SI की बात कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं SI की कर रहे हैं। SI के हिसाब से k = 1/4πε0, और इसकी कंबाइंड वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। तो बात ये यहाँ पे ε0 क्या है, ε0 है SI सिस्टम में 8.85, या कह सकते हैं ये हमारे पास होती है। अभी जो E0 लिखा है ये हमारे पास है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसे हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है ना। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, और इसकी वैल्यू होती है SI में 8.85 10⁻⁻12 न्यूटन -1 मीटर -2 और कूलम। बात समझ में आई, बहुत आसान सी बात, ठीक है। इसका इन्वर्स ही तो हुआ है, तो ये हमारे पास आ गया। इसकी परमिटिविटी क्या है, देखो परमिटिविटी नाम से कंफ्यूज मत होना, कि ऐसा ना हो तुम्हें लगे कि जो परमिटिविटी है परमिशन है। परमिटिविटी इनवर्स ऑफ परमिशन है, मतलब ये हमें ये बताता है कि अगर हम कह सकते हो कि परमिटिविटी या इस टोटल के की वैल्यू हमें ये बताती है कि दो चार्जेस अगर किसी जगह पर हैं तो एक दूसरे पर कितना इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं, कितना इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं, या कह सकते हो कि ये एक तरीके से इनवर्स ऑफ अलाउंस है। कहने का मतलब क्या हो कि हमारे पास अगर दो चार्जेस होते हैं तो दो चार्जेस के बीच का फोर्स मैक्सिमम होता है जब उनके बीच में वैक्यूम है।
ये हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ये वैक्यूम की परमिटिविटी है, ठीक है ना। ये हमारे पास वैक्यूम की परमिटिविटी है। हम किसी और मीडियम में जाएंगे तो इस जो इसकी वैल्यू है ये बढ़ती है, किसी और मीडियम में इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है वो बढ़ती है। कह सकते हो कि अगर हमने ई नॉट लिखा है तो इसका मतलब ये है परमिटिविटी, दोबारा लिख देता हूं, इन फ्री स्पेस। और अगर सिर्फ एप्सिलॉन लिख रहे हैं तो ये आपके पास परमिटिविटी इन अ मीडियम। और यही एक प्रॉपर्टी है जो यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट करती है, इसको बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट करती है ग्रेविटेशनल फोर्स से। सब कुछ सेम है, फॉर्मूला दिखने में ऑलमोस्ट सेम है, बस ग्रेविटेशनल फोर्स आपको याद हो वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस मीडियम पर डिपेंड करते हैं। लिख लो इस बात को। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज डिपेंड्स ऑन मीडियम। ये हमारे पास किसी मीडियम पर डिपेंड करता है। पर बात क्या आती है भाई कि हमारे पास जो ये टर्म है के कूलम्ब्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमें कहीं ना कहीं देखो एप्सिलॉन नॉट से देखोगे तो एप्सिलॉन नॉट इनवर्स ऑफ परमिटेंस है, ये परमिशन का इनवर्स है। पर के क्या बता रहा है, के की वैल्यू बताती है, यहाँ पर इस के की वैल्यू बताती है कि हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो जो के की वैल्यू यहाँ बताती है कि कितना ज्यादा या कितना कम हम इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं। दो चार्जेस यहाँ पे रखे हुए हैं तो इस चार्ज का फोर्स इस पर और इस चार्ज का फोर्स इस पर, ये मीडियम डिपेंडेंट है, ठीक है ना। और अगर मीडियम डिपेंडेंट है तो हर मीडियम के हिसाब से इस ई की वैल्यू अलग अलग होगी। बात समझ में आई? इस ई की वैल्यू अलग होगी। और मेरे लिए यार ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बात समझ में आ रही है भाई? मेरे लिए ये चीज़ बहुत मुश्किल हो जाएगी कि मुझे हर मीडियम का याद हो या सवाल में हर मीडियम का अलग से गिवन हो। तो इसीलिए हम यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करते हैं, इसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इसको हम ई आर या अक्सर इसको भी के से लिखा जाता है। ये बस ये याद रखना है कि ये दोनों के अलग अलग है। वो के आपने थोड़ा सा 11th में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये वो वाला के है। रिलेटिव परमिटिविटी या इसको हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं या कहते हैं, ठीक है ना। रिलेटिव का मतलब क्या है? ये हमारे पास होता है परमिटिविटी of a medium divided by permittivity of free space। बात समझ में? तो इस ER की वैल्यू होती है E of medium divided by E naught, या चाहो तो तुम यहां पे भी EM लिख दो, ठीक है ना। तो हमारे पास ये कितना हो गया, तो आपके पास E किसी भी मीडियम के अंदर आ गया ER इंटू E, ठीक है भाई। तो किसी भी मीडियम की वो होती है उसका रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाइड बाय फ्री स्पेस। कहने मतलब ऐसा मान लो मैंने कह दिया कि यहाँ का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, मैंने कह दिया यहाँ का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, तो हमें ये तो याद है, ये तो स्पेस का याद था, 2 से मल्टीप्लाई और कर देंगे तो आसान हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स में किसी मीडियम का ना देकर आपको उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या उसकी रिलेटिव परमिटिविटी गिवन होती है, तो ये हमारे लिए आसान है। अब इसकी वैल्यूज जो होती हैं तो याद रखना है कि फॉर वैक्यूम ER और K ये होता है 1। हमारे पास कह सकते हो कि सबसे छोटी वैल्यू जो इसकी है वो कितनी है, 1। और जैसे जैसे मीडियम आता रहेगा, जैसे जैसे मीडियम आता रहेगा वैसे वैसे इस ER की वैल्यू बढ़ती रहेगी। और सबसे ज्यादा ये होती है फॉर मेटल्स, ER होता है इन्फिनिटी। ये बात आप अभी के लिए याद कर लो, आगे चल के हम जब इफेक्ट ऑफ मेटल पढ़ेंगे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर
तो ये बात हमें समझ में आएगी कि मैं इसको इन्फिनिटी क्यों कह रहा हूँ। तो मेरे पास इस ई आर की वैल्यू आप कह सकते हैं वेरी करती है फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। इस ई आर की वैल्यू वेरी करती है 1 से लेकर इन्फिनिटी। 0 नहीं हो सकती, 1 से छोटी नहीं हो सकती, वैक्यूम के लिए सबसे कम होती है। आई बात समझ में? तो ये हमारे पास कुलम्स कांस्टेंट की थोड़ी सी डिटेल है और उसके साथ रिलेटेड ये पैरामीटर। ये कुछ ऐसा कर सकते हो, ये क्या है, ये आपको ये बताता है कि जिसकी वैल्यू, जिसकी परमिटिविटी ज्यादा होगी उस मीडियम में इलेक्ट्रिकल फोर्सेस कम ट्रांसफर होंगे, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस रिड्यूस कर जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करता हूं फोर्स की, तो आप देखो मेरे पास दो चार्जेस हैं Q1 Q2, जैसे चाहो वैसे बना दो। तो चलो ये इनका फोर्स है 1 to 2, ये फोर्स है 2 to 1, और ये अभी ना आप लिख लेना, आपके पास जगह होगी, मैंने ऐसे लिख दिया, ये वैक्यूम में है। ठीक है ना, ये हमारे पास वैक्यूम में है। अब जब ये वैक्यूम में है तो हमारे पास इनका फोर्स होगा, मैं इसको लिखता हूं FV 1/4πε0 Q1 Q2 और बीच का सेपरेशन मान लेते हैं R। ठीक है ना, बहुत सिंपल सी बात। अब एक बात और समझो, अगर हम बात करते हैं इन आ मीडियम, अब मान लीजिए यही दो चार्जेस, समझना ध्यान से, इंपॉर्टेंट है ये चीज, काम आएगी। इन्हीं चार्जेस को ये Q1 ये Q2, इनका ये भी कुछ फोर्स है, रिपेल कर रहे हैं, पर यहाँ का मीडियम का जो परमिटिविटी है वो ER है, रिलेटिव परमिटिविटी है वो ER है, या चाहो तो अभी लिख देते हैं कि यहाँ पर ये EM है। अगर ये कोई मीडियम है तो भाई इसका जो फोर्स इन अ मीडियम आएगा वो कितना हो जाएगा, 1/, फ्री स्पेस में थे फ्री स्पेस वाला लिखा, मीडियम में है तो मीडियम का फैक्टर लिखेंगे, कैसे, Q1 Q2/R²। अब एक चीज समझो, मैंने क्या बताया कि इस EM की वैल्यू, ये जो EM होता है इसको तुम ER इंटू E0 भी लिख सकते हो, या अगर आप इतना सा हल्का सा डिफरेंशिएशन याद कर पाए, फर्क याद कर पाए कि अगर इस तरीके से K कहीं डिनोमिनेटर में लिखा है 4π के साथ तो वो ये वाला कंप्लीट टर्म नहीं होता। ये एक छोटा सा डाउट चलता है, बट आप याद कर लोगे समझ जाओगे, सिंपल सी बात। तो अगर मैं इसको लिखूं तो FM को आप क्या लिखेंगे, 1/4πε0 इंटू K Q1 Q2/R²। अब देखो 1/4πε0 Q1 Q2/R², ये कितना हो गया, ये तो मैं क्या ऐसे लिख दूं कि फोर्स इन अ मीडियम इज फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब अगर मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने दो चार्जेस को एक ऐसे मीडियम में रख दिया जहां की रिलेटिव परमिटिविटी 5 है, जहां की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है, 5 है, तो इसका मतलब वैक्यूम से जो फोर्स है वो 5 टाइम्स कम हो जाएगा। बात समझ में आई? कहने का मतलब क्या है, मैं अगर आपसे कह देता हूं कि एयर में या वैक्यूम में जो फोर्स था वो 10 न्यूटन था, मैं उन चार्जेस को पानी के अंदर ले गया या किसी जगह पर ले गया, वहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, तो क्या हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 5, 2 न्यूटन का फोर्स बचेगा। ये चीज क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डिपेंडेंट ऑन मीडियम, और कौन डिसाइड करेगा, उसकी वहां पर रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू। बात समझ में आ रही है भाई? तो इस तरीके से हमारे पास ये एक छोटा डिस्टिंक्शन है। मैं अभी ये सिंपल वाले न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा तुम्हें, पर पहले जो जितना भी हमारे पास इस कुलम्स लॉ पर कहानी है वो सारी सीख कर आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, जितनी भी चीजें हमसे छोटी बड़ी पूछी जाती हैं वो हर एक चीज यहाँ पर सीख कर आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, अब देखिए
चीज समझो, उन सारे रिलेशंस को एक साथ पढ़ रहे हैं जो यहाँ पर हो सकते हैं, जो यहाँ पे वैरायटी आपके पास हो सकती है। एक बात जो इंपॉर्टेंट समझ में आई कि फोर्स इन अ मीडियम इज 1/k टाइम्स या 1/k टाइम्स फोर्स इन वैक्यूम। एक बात तो ये समझ में आती है। अब उसके अलावा एक सेकंड पार्ट, मेरे पास समझिएगा फिर से, दो चार्जेस हैं, ठीक, बीच का सेपरेशन था r, ये q1 ये q2, कहां पर, इन वैक्यूम। तो आपने कहा कि भाई इनके बीच का जो फोर्स है F वो है 1/4πε0 q1 q2 बाय r²। ठीक है ना। मैं आपसे कहता हूं shift the system in a medium of dielectric constant K for same force। समझना, अब एक बात समझो, अगर मैं ये कहता हूं कि तुम इस सिस्टम को कहां ले जाओ, किसी मीडियम के अंदर, पर फोर्स सेम रहे। खैर अभी फोर्स को सेम कराते हैं, पहले समझते हैं कि भाई मान लीजिए आप जो है इसे किसी जगह पर लेकर आए, ठीक, अब यहां का जो गैप है वो आपने कर दिया d, वो डिस्टेंस कर दी d, और यहां पर जो ER है या वो हमारे पास K है। तो हम क्या बोलते थे कि यहां पर जो फोर्स होगा वो होगा 1/4πε0 इंटू K Q1 Q2 बाई d²। भाई यहाँ पे ये फोर्स, मैं भी ये नहीं बोल रहा कि वो वैक्यूम में मीडियम, कोई दो फोर्स, पर कंडीशन क्या है कि मैं ये चाहता हूं कि जितना फोर्स वैक्यूम में था उतना ही किसी मीडियम में मिले। हम पास ले गए, दूर ले गए, मैं उसकी बात अभी नहीं कर रहा, अभी वो समझेंगे कि क्या करा है हमने। मेन बात ये समझ रहे हैं कि क्या हुआ है, कहना क्या चाह रहे हैं। कहना ये चाहते हैं कि भाई दो चार्जेस थे, मान लो एयर में या वैक्यूम में, बीच का फोर्स 10 न्यूटन, मैं कह रहा हूँ पानी के अंदर ले जाओ, पर फोर्स कितना रहे, 10 न्यूटन। मैं तो बस ये बात कह रहा हूँ, मैं उस कंडीशन की बात कर रहा हूं कि आप सिस्टम को पानी के अंदर ले गए, पर फोर्स कितना आया, 10 न्यूटन ही आया। तो ऐसे केस में आप कह सकते हैं फॉर सेम फोर्स हम इक्वेट कर देंगे 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r² इज इक्वल्स टू 1/4πε0 K Q1 Q2 बाय d²। सब कुछ कैंसिल, क्या आ जाएगा, r² के d² या r इज इक्वल्स टू √k d। बात समझ में आ रही है ये क्या है। तो आप ये कह सकते हो कि अगर आपसे पूछा जाए कि मैं फोर्स को बराबर कराना चाहता हूं एक मीडियम में और वैक्यूम में, तो ये दोनों के डिस्टेंस का रिलेशन है। या मैं ये भी कह सकता हूं कि d डिस्टेंस इन मीडियम इज √k टाइम्स ऑफ d इन एयर। बात समझ में आई। कहने का मतलब क्या हुआ, मैं यहां पे कह सकता हूं दैट फॉर सेम फोर्स इन मीडियम charges placed at distance r in air must be placed at r by √k in medium, where K is dielectric constant of medium।
बात समझ में आ रही है? जहां पर के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। बात समझना कैसे, मैंने कहा कि एयर में दो चार्जेस 10 मीटर पे रखे थे, ठीक, मैं उसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 के मीडियम में ले गया हूं, फोर्स को सेम रखना चाहता हूं, तो क्या करना चाहिए? तो 10 डिवाइडेड बाई √4 डिस्टेंस पे रख देंगे, मतलब 5 मीटर पे रख देंगे, तो बात कैसी रहेगी, सेम रहेगी। एक बात को सोचो, एग्जाम्पल देख लो बस, कि भाई एयर में डिस्टेंस है 10 मीटर, के है 4, खुद देखो क्या होनी चाहिए डी की वैल्यू, तो √4 इंटू डी में 10 लाना चाहता हूं, 5 वैल्यू निकल आया। तो बात क्या है कि इक्विवेलेंट डिस्टेंस है, ये हमारे पास क्या है, ये इक्विवेलेंट डिस्टेंस, या ये भी कह सकते हैं डी डिस्टेंस इन मीडियम इज √k टाइम्स ऑफ डी इन एयर फॉर इक्वल वैल्यू ऑफ फोर्स। मैं चाहूं तो इस बात को यहां पर इस तरीके से भी कह सकता हूं, d distance in air is equivalent to √kd in vacuum for same force। बात समझ में आई? तो आप ये भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस d इन मीडियम और √k टाइम्स ऑफ d इन एयर, ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट डिस्टेंस हैं। अगर d मीडियम का डिस्टेंस है तो √k टाइम्स ऑफ d वैक्यूम का डिस्टेंस है। बात समझ में आ रही है? जल्दी लिखिए इसको। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपको यहाँ पर कभी कभी मीडियम के अंदर फोर्स निकालना पड़े। अब देखो, तुम इतने तो बड़े हो ही गए हो कि तुम्हारे पास ये सवाल कराना एक अच्छी बात तो होगी नहीं कि मैं तुम्हें 2 चार्ज दूं, बीच का डिस्टेंस दूं और तुम मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दो। बात समझ में आ रही है? तो मैं सिर्फ ये वाला सवाल तुम्हें नहीं करा रहा हूँ, ठीक है? इस बात को समझो कि मैं ये वाला सवाल नहीं करा रहा हूँ, एक चार्ज 3 कूलम्ब है, दूसरा वाला 5 कूलम्ब है, बीच डिस्टेंस 2 मीटर है, के Q1 Q2 इसको अलग डिस्टेंस का फोर्स निकाल दो, वो सवाल मैं तुम्हें नहीं करा रहा हूँ, ठीक है ना? डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल भी होते, एक आध सिंपल सवाल करेंगे अभी, पहले जो वेरिएशन है उसको देखते हैं। अब देखो, कहने का मतलब क्या है, हमारे पास सवाल ऐसा भी हो सकता है जहां पे आपसे 2 चार्जेस के बीच का नेट फोर्स पूछा जाए, लेकिन वहां पे बीच में डाल दे मीडियम। एक सवाल करते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हो गया आपके पास कि 2 चार्जेस हैं Q1 और Q2, इनके बीच में लगा हुआ है मीडियम, K = 4, K = 9, ये सपोज है 3 मीटर और ये सपोज है 4 मीटर। आपसे बोलेगा फाइंड फोर्स बिटवीन चार्जेस। अब देखो क्या कि या तो हम, भाई कहने का मतलब क्या है कि मुझे यहाँ पर सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, आसान से काम, बस क्या मीडियम 2 हो गए, तो मीडियम 2 हो गए हैं, तो ऐसे केस में बेटर तरीका ये होगा कि तुम इसको इक्विवेलेंट डिस्टेंस ऑफ एयर में कन्वर्ट कर लो। मैंने क्या बताया था कि D इन मीडियम, फोर्स नहीं बदलेगा, फोर्स सेम रहेगा। भाई मेरे लिए आसानी कब हो जाएगी, जब मैं इस पूरे सिस्टम को इक्विवेलेंट एयर में कन्वर्ट करूं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। अगर मैं इसको एयर के डिस्टेंस में कन्वर्ट कर दूं तो मुझे सिर्फ ये वाला फॉर्मूला लगाना, बिकॉज R हम निकाल चुके होंगे, बिकॉज 2 मीडियम हो गए। एक मीडियम हो तो ये भी लगा देते, एक मीडियम होता तो ये भी लगाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। 2 मीडियम हो गए, इस वजह से मैं इसको इक्विवेलेंट डिस्टेंस ऑफ एयर में कन्वर्ट करूंगा। तो D इन मीडियम इज √k टाइम्स ऑफ D इन एयर फॉर सेम फोर्स।
फॉर सेम फोर्स। तो क्या हुआ देखो भाई, मैं इसको लिख सकता हूँ R जो आएगा वो आएगा रूट K1 इंटू 3 मीटर प्लस रूट K2 इंटू 4 मीटर। तो रूट K1 कितना है 4, तो ये हो गया 6 प्लस ये कितना है 3 इंटू 4, ये कितना आ गया 18 मीटर। रूट 9 इंटू 4, रूट 4 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 4 12, सम कितना आ गया 18। अगर आप फोर्स लिखेंगे तो वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय 18 स्क्वायर, Q1 Q2 बाय 18 स्क्वायर। तो इस तरीके का सवाल हो सकता है आपको मीडियम बेस्ड करने को मिले, या कभी कभी हो सकता है आपसे डिस्टेंस ही पूछ ले। डिस्टेंस बेस्ड सवाल इधर पूछा गया है कि आपको 3-4 मीडियम लगा दिए थे और पूछा था इसका इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन एयर बताओ फॉर सेम फोर्स। एक सवाल हम कर देते हैं उसी टाइप का, चाहो तो लिख लो कि भाई मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया कि मेरे पास ऐसे 3 मीडियम लगे हुए हैं, K equals to 4, K equals to 9, K equals to 16, 1 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर। सवाल आएगा इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन एयर फॉर सेम फोर्स। आप मुझे इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन एयर बताइए फॉर सेम फोर्स। तो हमारे पास क्या होगी, हमारे पास ये होगी, अब देखो मैंने क्या बताया था, D इन मीडियम इज रूट KD इन एयर या इन वैक्यूम। याद रखना एयर और फ्री स्पेस हम बराबर होता है ऑलमोस्ट। तो कितना हो गया रूट 4 इंटू 1 प्लस रूट 9 इंटू 3 प्लस रूट 16 इंटू 2। आर की वैल्यू आ गई 2 प्लस 9 प्लस 8। आई बात समझ में, कितना हो गया ये 19। ये क्या है आपके पास, ये आपके पास इक्विवेलेंट डिस्टेंस है। कहाँ पर, ये इक्विवेलेंट डिस्टेंस है आपके पास एयर में। मतलब इतना सिस्टम, इन दो चार्जेस को तुम 1 मीटर, 3 मीटर और 2 मीटर, 1 मीटर मान लो K इक्वल्स टू 4 में, 3 मीटर K इक्वल्स टू 9 में, 2 मीटर 16 में, जब तुम यहाँ पे रखोगे जो फोर्स यहाँ पे एक्सपीरियंस हो रहा है वो फोर्स वैक्यूम में 19 मीटर पर जाकर एक्सपीरियंस होगा। ठीक है ना। तो हमारे पास इस तरीके से भी सवाल पूछे जा सकते हैं जहां पर ये सारी बातें होती हैं। ठीक है भाई। अब देखिए अब देखो पहले हम बात कर रहे हैं इस पर बेस्ड सिंपल न्यूमेरिकल्स की। बाकी थ्योरेटिकली अभी हमें दो बातें और पढ़नी है, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। वो जब न्यूमेरिकल्स में जब पहुंचेंगे इसके बाद वालों में तो देखेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं उन सवाल की जहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। अब देखो कुछ सिंपल सवाल करते हैं, पहले एकदम एलिमेंट्री, उसके बाद धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे। If force between two charges is F, find the new force if distance between them is doubled and charges are half। चार्जेस को कर दिया गया है आधा और फोर्स को कर दिया है डबल। कहने का मतलब क्या है,
आपके पास पहले फोर्स था K Q1 Q2/r²। मान लेते हैं कोई दो चार्ज रहे होंगे Q1 Q2, डिस्टेंस रहा होगा r। बाद में फोर्स हो गया F'। पर हमने करा क्या, हमने यहां पर चार्जेस कर दिए आधे और डिस्टेंस कर दी डबल। तो ये आपके पास F' आ गया 1/16 Q1 Q2/r²। मतलब इतना टर्म किसके बराबर है, F के। तो आप कह सकते हैं F' इज F/16। देखो मैं तुम्हें करके दिखा दिया, वरना ये एक वर्बल सवाल था, तुम इसको देख के भी कर सकते हो। तुमने बहुत से लोगों ने इस सवाल को सुनते ही इसका आंसर बता दिया होगा कि ये F/16 हो जाएगा। पर एक सिंपल सवाल इस तरीके से भी हो सकता है। हम धीरे धीरे चीज़ों को और टफ करते हुए चलेंगे, ठीक है। देखो भाई, आसान सवाल है एकदम। आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके पास दो चार्जेस है, आइडेंटिकल चार्जेस, और उनके बीच का जो फोर्स है वो हमारे पास है F। अगर मैं यहाँ पर इसका 50% जो चार्ज है, 25% जो चार्ज है वो उठाकर किसी और को दे देता हूँ, बात समझ में आ रही है। अगर मैं इसका 25% चार्ज एक से उठाकर दूसरे को दे देता हूं तो नया फोर्स क्या होगा। मेन बात क्या समझनी है कि मेरे पास सपोज दो चार्जेस थे। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ है। इवन लास्ट ईयर ये सवाल मैंने नीट में आने से पहले ही क्लास में करवाया हुआ था, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, आपके पास दो चार्जेस हैं, बीच का सेपरेशन है r, मान लेते हैं। तो इनका फोर्स है Q²/r²। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि मैंने 25% चार्ज पहले से लिया और दूसरे को दे दिया। 25% चार्ज का मतलब Q/4। 25% चार्ज का मतलब कितना हुआ भाई, 25 का मतलब हुआ Q/4 चार्ज। तो अगर Q/4 चार्ज की बात करूं मैं, तो बाद में आपने पहले वाले से Q/4 निकाल लिया, तो ये कितना बचा 3Q/4, और दूसरे वाले को दे दिया, तो ये कितना हो गया 5Q/4। तो नया वाला फोर्स कितना, K 3Q/4 5Q/4 डिवाइडेड बाय r², ये F' आ गया 15/16 KQ²/r²। या आप कह सकते हैं F' is 15/16 बात समझ में आ रही है। अब ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्ट सवाल बहुत कम आएगा। आप नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये सवाल तो नहीं आएगा कि भाई एक चार्ज 3 एक 5 और बीच डिस्टेंस 10 फोर्स निकाल लो। तो अगर डायरेक्ट कूलम लॉ बेस्ड सवाल आता है तो थोड़ा बहुत उसमें वेरिएशन करता है, इस तरीके के सवाल आते हैं, या थोड़ा बहुत मैकेनिक्स से जोड़ देता है, ठीक है ना। तो उस टाइप की जो सवाल है, और इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है वो हम अगले वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।